वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 4 कहानियां लेकर आए हैं। जो कहानियां वैसे तो एक दूसरे से मिलती नहीं है, पर हाँ हमारी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। जहां कुछ कहानी बहुत ही इमोशनल है तो वहीं कुछ बहुत ही खतरनाक और सोचने वाली। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने से कुछ दूरी पर एक ककून को देखता है। ककून वही तितली का अंडा जिससे तितली का जन्म होता है। दोस्तों, उसी ककून को हाथ में रखते हुए वो आदमी कहता है, अब इस दुनिया में किसी जीव का जन्म होकर जी पाना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया रहने के लिए नरक बन चुकी है। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, सांस लेने के लिए अच्छी हवा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है और दुनिया पूरी बर्बाद हो चुकी है। तब हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर का वो समय है जहां बस दुनिया अपने अंत की तरफ बढ़ रही है और जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इंसानियत और गवर्नमेंट जैसी अब कोई चीज नहीं है और बस वही जिंदा रह सकता है जो दूसरों को मारना जानता है। वहीं दोस्तों, हम कुछ गैंगस्टर ग्रुप को भी देखते हैं जो लोगों को मारकर उनकी कीमती चीजें चुरा लेते हैं। जिसमें कीमती चीजें पता है क्या है? पीने के लिए पानी और खाने की चीजें। अब आगे हम ऐसे गैंगस्टर ग्रुप को देखते हैं जो कुछ ही देर में खुद में पानी के लिए लड़ने भी लगते हैं। तभी दोस्तों वहां से वो बूढ़ा आदमी जिसे हमने शुरू में देखा था वो वहां से गुजर रहा होता है और उसको देखकर इनमें से एक मेंबर कहता है कि उस बूढ़े को शूट कर दो। लेकिन दोस्तों तभी उस ग्रुप में से कोई दूसरा मेंबर कहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसने ऐसा क्यों कहा इसका तो कोई स्पष्ट कारण है नहीं, लेकिन हो सकता है उसे बूढ़े आदमी पर दया आ गई हो या शायद वो उसको जानता भी हो, इसलिए वो उसे मारने से रोक देता है। लेकिन हाँ, वो बूढ़े अंकल को पास बुलाता है और बाकियों से कहता है कि तुम्हें पता है इनको बहुत अच्छी कहानियां आती हैं, ये कहानियां बहुत ही अच्छी सुनाते हैं। यानी कि दोस्तों ये लड़का इस बूढ़े आदमी को जानता है। अब ये सुनकर इनका बॉस उस बूढ़े आदमी से कहता है कि चलो हमें भी अपनी कुछ कहानियां सुनाओ जरा, हमें भी कहानियां पसंद है, लेकिन हाँ अगर मुझे कहानी पसंद नहीं आई तो तुम गए काम से। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें 4 कहानियां सुनाऊंगा, जिसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगी। और फिर यहाँ से होती है मेन मूवी शुरू, जहाँ सबसे पहली कहानी में हम रघु नाम के एक वसूली करने वाले आदमी को देखते हैं जो काफी हद तक गुंडे जैसा ही होता है और आज वो एक जगह वसूली करने आया है। अब जहाँ जिस आदमी से रघु को पैसे लेने होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ बहाना कर रहा होता है। बस दोस्तों, उससे फ्रस्ट्रेट होकर रघु गुस्से में अपने हाथ में जो उसने रूबिक क्यूब रखा होता है उसे उस आदमी के हाथ पर लगातार मारता है, तब तक जब तक उसके हाथ से खून नहीं निकलने लगता। और पूरी तरह घायल करने के बाद कहता है कि सुनो, मैं कल वापस फिर आऊंगा। एंड दोस्तों इस तरह रघु वहां से अपने घर के लिए आ जाता है जहाँ पर कोई फंक्शन का सेलिब्रेशन हो रहा होता है एंड फिर वो भी सेलिब्रेशन में नाचता है। तभी यहाँ से दूसरी कहानी होती है शुरू। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 कहानियां हैं, तो कहानी की शुरुआत में हम यहाँ पर एक बूढ़े दादा को देखते हैं जिन्होंने एक जमींदार से कुछ कर्ज लिया होता है, लेकिन उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो उस कर्ज का ब्याज तक चुका पाए। इसके बाद दादा एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ के दुकानदार से कुछ पैसे उधार मांगते हैं, ये कहते हुए कि बेटा आज गांव में मेला है और मेरी पत्नी को वहाँ मुझे लेकर जाना है, जरा मेरी मदद कर दो। लेकिन मदद करना तो दूर, वो दुकानदार उनको गालियां देकर भगा देता है। और भाई सच बता रहा हूँ, इस सीन में जो दुख और तकलीफ दादा के चेहरे पर होती है ना, वो किसी को भी रुला देगी। बाकी चारों स्टोरी में सबसे इमोशनल सीन यही होता है। आगे दादा अपने घर पर जाते हैं जहाँ उनकी पत्नी, जिन्हें हम दादी बुलाएंगे, वो मेला घूमने के लिए तैयार हो रही होती है। लेकिन जैसे वो देखती है कि दादा इतनी जल्दी आ गए और निराश लग रहे हैं, बस वो समझ जाती है कि इनको पैसे नहीं मिले होंगे, इसीलिए वो मेले में जाने से अपना मन बदल लेती है और कहती है मुझे कहीं नहीं जाना। कुछ देर के बाद दादा खाना खाने के लिए बैठते हैं और दोस्तों तब हम समझ पाते हैं कि दादा को दादी के लिए बहुत समय से एक साड़ी लानी है, क्योंकि आखिरी बार उन्होंने बहुत पहले दादी के लिए साड़ी खरीदी थी, तब से वो वही पहन रही है। और इनकी गरीबी का हाल आप समझ सकते हैं कि किस कदर है। दादा रेडियो को भी बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि अगर उसको ज्यादा यूज करेंगे तो दोस्तों बैटरी खत्म हो जाएंगी और नई बैटरी तक लाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अगली सुबह जैसे दादी नींद से उठती है तो सामने दादा मुस्कुराते हुए बैठे होते हैं और कहते हैं चलो आज तुम्हें शहर घुमा कर लाऊं। जिसे सुनते ही वो बड़ी खुश हो जाती है और बिना देरी के कुछ सामान पैक करके घूमने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ से दोस्तों तीसरी कहानी होती है शुरू, जहाँ पर हम एक कपल को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ उनको ट्रैफिक पर एक बेकारी औरत भीख मांगते हुए नजर आती है, जिसके हाथ में एक छोटी बच्ची भी है दोस्तों, जो कि बहुत गोरी है। अब इसको देखकर उन्हें शक होता है कि कहीं इस औरत ने बच्ची को किडनैप तो नहीं किया है, क्योंकि कहीं से भी ये उस औरत की बच्ची नहीं लग रही होती है। इसके बाद एक कपल उस औरत को रोककर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो औरत तो कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रही होती है, जिसकी वजह से इनको कुछ समझ में नहीं आता। इसी दौरान वहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए भीड़ भी हो जाती है और उसी में एक रिटायर आर्मी ऑफिसर होता है जिसे उस औरत की भाषा आती है। वो ऑफिसर फिर उस औरत से पूछता है क्या ये बच्ची तुम्हारी है या फिर तुमने इसे किडनैप किया है। वो औरत कहती है कि ये बच्ची मेरी है, मैंने इसे किडनैप नहीं किया, ये मेरी बच्ची है। लेकिन दोस्तों इतनी आसानी से इसकी बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो रिटायर ऑफिसर जिसका नाम अनिल है, वो उस औरत और उस बच्ची को पुलिस स्टेशन लेकर आता है और वहाँ पर कंप्लेंट लिखाता है कि उसे इस बात का शक है कि ये बच्ची इस औरत की नहीं है। जहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स अनिल की बात को मान लेते हैं और पता है दोस्तों क्यों मानते हैं?
क्योंकि अनिल का दामाद उस शहर का बड़ा बिजनेसमैन है जिसने सभी कनेक्शन अच्छे बना के रखे हुए हैं और इसीलिए पुलिस वाले भी उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो अनिल को देखते ही वो उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं और पता है अभी ऑफिसर्स पहले जिस केस पर काम कर रहे थे उसे छोड़कर इस केस में लग जाते हैं। फाइनली अब हमें चौथी कहानी देखने को मिलती है जो कि एक टीनेजर लड़के की कहानी है जो ऑनलाइन टास्क और चैलेंज वाला गेम खेल रहा होता है जिसमें उसे सामने वाला स्ट्रेंजर 50 दिन में 50 टास्क देगा जिसमें हर टास्क पिछले टास्क से खतरनाक और अजीब होगा और कंडीशन यह है कि सभी टास्क को पूरा करना है। इसी से जुड़ी एक गेम दोस्तों काफी सालों पहले वायरल हुई थी, आपको याद होगा तो कमेंट्स में बताना जरूर। चलिए, इस लड़के का नाम है राहुल और इस वक्त राहुल टास्क नंबर 49 पर है जहां उसे ड्रग्स के टैबलेट्स लेने होते हैं और दोस्तों इस टैबलेट को शायद उस स्ट्रेंजर ने ही राहुल तक भिजवाया होगा। राहुल फिर वो टैबलेट लेता है और नशे में पूरी तरह खो जाता है। कुछ देर के बाद वो अपने पीसी के सामने जाकर उस स्ट्रेंजर से बात भी करता है और कहता है मुझे मेरा टास्क 50 बताओ, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसे कुछ समय रुकने के लिए कहता है। तभी राहुल के डैड उसके रूम के गेट पर नॉक करने लगते हैं। दोस्तों इस सीन से आप समझ पाओगे कि इस टास्क के दौरान राहुल कितना पागल हो चुका है। वो उस स्ट्रेंजर से तब कहता है कि मुझे इस आदमी को जल्दी मारने का मन कर रहा है, यानी कि दोस्तों वो अपने पिता की बात कर रहा है। और ये सुनकर स्ट्रेंजर को थोड़ा शॉक होना चाहिए था लेकिन वो हंसता है। और फिर हम देखते हैं कि राहुल ने पिछले 49 दिनों में क्या क्या टास्क किए, जिसमें उसने एक बिल्ली को जान से मारा, अपने हाथों को आयरन से जलाया और ढेरों अलग अलग तरह के ड्रग्स लिए, जिससे अब ये कहा जा सकता है कि राहुल का दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं है। खैर कहानी फिर से रघु पर शिफ्ट होती है दोस्तों, जहां डांस करते हुए एक गलतफहमी की वजह से उसका एक आदमी से झगड़ा हो जाता है। अब रघु इस पर इतना गुस्सा होता है कि उस आदमी के वहां से भागने पर भी वो उसका पीछा करता रहता है, यहाँ तक कि उसके घर पहुंच जाता है इस इंटेंशन से कि आज वो उसको पीट कर रहेगा। एंड वो जो आदमी जिसके साथ रघु का झगड़ा हुआ था उससे तो ऐसा लगता है कि शायद रघु उसको जान से मार डालेगा, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू अपने हाथ में ले लेता है एंड रघु को दोस्तों घायल भी कर देता है। जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है जो कि बहुत देर तक चलती है और इसमें दोनों काफी घायल हो जाते हैं। जिसके एंड में रघु उसी चाकू को उस आदमी के गले में डाल देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत, लेकिन बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से रघु खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद दादा और दादी की कहानी दोबारा शुरू होती है दोस्तों, जिसमें हम दोनों को शहर में घूमते हुए एक छोटे रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाकर वैसे तो सभी लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, लेकिन इनके पास पैसे न होने की वजह से ये अपने साथ जो रोटी और सब्जी लेकर आए थे उसी को वहाँ पर खोल कर खाते हैं। अब ये देखकर उस रेस्टोरेंट का ओनर बड़ा ही रूडली कहता है कि यहाँ खुद से लाया हुआ खाना खाना बिल्कुल मना है और खाना खाना है तो बाहर जाओ। जिसे सुनकर बड़ी निराशा के साथ दोनों बाहर चले जाते हैं दोस्तों, और तभी दादी अचानक से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद बड़ी हड़बड़ी में दादा उन्हें वहाँ के कुछ लोगों की मदद से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें एडमिट कर लिया जाता है। लेकिन इलाज तो तभी शुरू होगा जब फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन फॉर्म को भरने के लिए पैसे चाहिए लगभग 3000 रुपए, जिसके आधा भी दादा के पास नहीं होते और वो पैसे जमा नहीं कर पाते तो इलाज भी शुरू नहीं होता। तभी एक नर्स उन्हें दादी की चूड़ियां और बाकी ज्वेलरीज निकाल कर दे देती है, शायद इस होप से कि इसे बेचकर वो इलाज को शुरू कर पाए। जिसे हाथ में लेकर दादा अपनी आंखों में निराशा के साथ दादी को देख रहे होते हैं। इसी के साथ कहानी फिर से यहाँ से टर्न लेती है और अब हम फिर से उस भीख मांगने वाली औरत की कहानी देखेंगे। उसमें क्या हुआ, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स अनिल से उसके दामाद का नंबर मांग लेते हैं इस बहाने से कि उन्हें हम इन्फॉर्म कर देंगे कि आप यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन अनिल और हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ऑफिसर्स बस खुद के कनेक्शंस बढ़ाने के लिए ही वो नंबर मांग रहा है। वहीं हम अशोक नाम के कांस्टेबल को देखते हैं, जिसे उस औरत की हालत देखकर लगता है कि शायद वो ही इस बच्ची की माँ है। और दोस्तों वो बड़ी टेंशन में आ जाता है कि अगर ये सच में इसी औरत की बेटी हुई तो ये पुलिस वाले फिर भी इस बच्ची को इससे अलग कर देंगे और किसी ऑर्फनेज में भेज देंगे, लेकिन इस औरत को वापस नहीं देंगे। और दोस्तों फिर से हमें सभी कहानी का करंट कॉन्टेक्स्ट बताया जाता है कि कैसे अब सभी किसी न किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। सबसे पहले हम रघु को देखते हैं, जिसे कुछ देर बाद होश आता है और वो देखता है कि उसने उस आदमी को मार दिया, पर इसी हाथापाई में मरने से पहले उस आदमी ने रघु की उंगली पर काटने की कोशिश की थी और उसी समय वो मर गया था। जिस वजह से हुआ ये कि रघु की उंगली उसके मुंह में ही फंस चुकी है और अब वो कितनी भी जोर लगा ले वो उंगली बाहर नहीं आ रही, जिससे वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और किसी तरह उंगली निकालने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम दादाजी की कहानी को देखते हैं, जिसमें अब उन्होंने उन ज्वेलरीज को बेच दिया है और दादी का इलाज शुरू हो गया है। जिसके कुछ देर के बाद डॉक्टर्स आकर उन्हें बताते हैं कि आपकी पत्नी को कैंसर है और ज्यादा से ज्यादा वो बस 2-3 महीने जी सकती है। अगर आप चाहें तो दवा देकर उनका दर्द कम कर सकते हैं। ये सुनकर दादा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो अपनी पत्नी को देखने जाते हैं, जो कि होश में आ चुकी थी दोस्तों। तभी दादी को पता चलता है कि दादा ने सभी ज्वेलरीज को बेचकर इस हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया, पर दादा उन्हें ये बात नहीं बताते कि डॉक्टर्स ने उन्हें क्या क्या कहा है, मतलब कैंसर वाली बात।
उल्टा वो उन्हें कहने लगते हैं कि तुम पैसों की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर दादी भी बात को समझ रही होती है कि इतने महंगे हॉस्पिटल में एडमिट रहने के लिए कितने पैसे लगते होंगे, इसलिए वो तभी अपना सामान लेकर वहां से जाने का फैसला करती है और कहती है यहाँ से अभी चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद दोनों उस हॉस्पिटल से निकलकर शहर घूमने लगते हैं और ये बहुत ही प्यारा सीन होता है दोस्तों, क्योंकि घूमते हुए दोनों कोई महंगी शॉपिंग या खाने की चीज नहीं खा रहे होते हैं, बस चाय और फल ही खा रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं चीजों में वो शहर के नजारों से बड़े खुश होते हैं, जिसे बयान करना वैसे मुश्किल है। इसके बाद हम कांस्टेबल अशोक को देखते हैं दोस्तों, जिसे अंदर से पूरा भरोसा हो रहा था कि ये औरत इस बच्ची की माँ है, क्योंकि जब से वो औरत अपनी बच्ची से अलग हुई है तब से वो बड़ी दुखी बैठी और पानी तक नहीं पिया उसने। पर वहीं दूसरी ओर ऑफिसर्स को कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता जिससे ये कहा जा सके कि ये बच्ची किसी और की है या कोई मिसिंग बच्ची है। इसलिए ऑफिसर्स ये प्लान कर रहे होते हैं कि कुछ लीगल स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करके इस बच्ची को इसकी माँ से अलग कर देंगे और फिर इसे ऑर्फनेज भेज देंगे, क्योंकि दोस्तों वहां पर अशोक के अलावा कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि ये बच्ची इस औरत की है। अब अशोक सोचता है कि कैसे भी करके मुझे ये काम करना होगा, मतलब इस बच्ची को इसकी माँ से अलग होने से रोकना होगा। और फिर से हम चौथी कहानी पर पहुंच जाते हैं, जहां राहुल को उसका 50वां टास्क मिल जाता है, जिसमें दोस्तों वो स्ट्रेंजर उसे पूछता है कि तुम अपनी जिंदगी की कौन सी याद मिटाना चाहोगे। जवाब में वो कहता है कि मेरा बचपन, जिसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, हर समय बेल्ट से मारा गया था, मुझे बंद करके रखा गया था और जरा भी फ्रीडम नहीं दी गई थी, ये सब किया मेरे पापा ने। यानी कि दोस्तों राहुल के डैड हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट डैड थे, जिन्होंने अपने टॉक्सिक नेचर के चलते राहुल का पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। और शायद उसी के ट्रॉमा का असर है कि राहुल आज इस जगह पर है जहां उसे सही और गलत के बीच कोई फर्क समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि ऐसा ट्रॉमा वाला बचपन किसी और बच्चे को मिले। जवाब में राहुल ना कहता है। स्ट्रेंजर कहता है कि अब सुनो, तुम अपने पास वाले हॉस्पिटल में जाओ और वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो, जिससे वहां पर जितने भी हाल ही में पैदा हुए बच्चे हैं सभी मारे जाएंगे और उन्हें ये दर्द वाली जिंदगी नहीं जीनी होगी। ये सुनते ही दोस्तों राहुल इसके लिए मान जाता है और बॉम्ब लेकर भी घर से निकल जाता है। यार बॉम्ब कहाँ से आया इसके पास, खैर छोड़िए। जहाँ दोस्तों हमें इस दौरान दो बातें पता चलती है कि ये बॉम्ब भी राहुल ने किसी टास्क के दौरान ही बनाया था, और साथ ही दोस्तों राहुल उसी आदमी का बेटा है जिसे रघु की कहानी के स्टार्टिंग में ही रघु ने हाथ पर मारा था। वही आदमी जिससे पैसे वसूलने के लिए रघु आया था और उसे घायल करके चला गया। अब आगे दिखाते हैं तो राहुल घर से बॉम्ब लेकर उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां कुछ ही देर पहले दोस्तों दादी एडमिट थी, और इस तरह ये कहानियां जुड़ रही है, वेट कीजिए। वहां पहुंचकर राहुल एक कचरे के डिब्बे में उस बॉम्ब को रख देता है और तभी उसे अपना बचपन याद आने लगता है जहां उसकी माँ उसे प्यार कर रही थी, और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद वो बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो ये कहानी सुना रहा है, और फिर वो सभी से कहता है कि जिंदगी हमें हमेशा एक नया जीवन शुरू करने का मौका देती है, जिसमें हम अच्छाई के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, जिस तरह एक ककून से नई तितली का जन्म होता है। फिर हम रघु को देखते हैं और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जिस आदमी को उसने मारा उसकी माँ का कॉल आ रहा है, जिससे दोस्तों उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है कि उसने एक आदमी को ही नहीं बल्कि किसी के बेटे, किसी के भाई और शायद किसी के पति को मार दिया है, जो सोचकर वो वहीं पर रोने लग जाता है। वहीं फिर हम दादाजी को दादी के साथ देखते हैं, जहाँ बीच रास्ते में ही दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो दादा से कहती है, मुझे पता है मुझे कैंसर है, मैंने डॉक्टर्स की बातें सुन ली थी, मुझे जिंदगी में जो कुछ चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, बस एक बार मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे अपने हाथों से मार दो। ऐसा दोस्तों दादी इसीलिए कहती है क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था और उन्हें ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए। लेकिन कोई पति अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है, इसी वजह से दादा भी ऐसा करने से मना कर देते हैं और बेचारे रोने लग जाते हैं, ये सोचते हुए कि जिंदगी उन्हें कहां किस मोड़ पर लेकर आ गई है। जिसके बाद दादी खुद के ही कपड़े से एक फंदा बनाती है और अपने गले में उसको डालकर दादा का हाथ पकड़ के उस फंदे को राइट कर देती है, जिससे कुछ ही पलों में दादी की वहीं पर मौत, और दादा ये सब अचानक से अपने सामने होता हुआ देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो वहां से दुखी होकर आगे जाते हैं। और दोस्तों फिर हम राहुल को देखते हैं जिसे समझ में आ गया था कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो बॉम्ब को लेकर हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। लेकिन इस दौरान वो उसी फंक्शन वाली जगह से गुजरता है जहाँ कुछ ही समय पहले रघु ने डांस किया था, आपको याद होगा, और गलती से धक्का लगने की वजह से उस फंक्शन के कुछ लोग राहुल के पीछे भागने लगते हैं। इसके बाद कुछ दूरी पर जाकर राहुल रुक जाता है और तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें राहुल की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और शायद उन लोगों की भी जो उसका पीछा कर रहे थे। अब यहाँ से हम अशोक को देखते हैं दोस्तों, जो बड़ी चालाकी से उस औरत को उसकी बच्ची लौटा देता है और वहाँ से चुपचाप चले जाने के लिए कहता है। यहाँ हमें बताया है दोस्तों कि उसकी जॉब भी जा सकती है, लेकिन अब उसको इस बात का डर नहीं है। इसके बाद वो औरत भी चली जाती है। फिर दोस्तों वो औरत और दादा
दोनों उसी फंक्शन के पास आ जाते हैं जिसे हमने रघु की कहानी में देखा था, और इसी के साथ ये चारों कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हम फिर से उस कहानी सुनाने वाले बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उस गैंग के लीडर को ककून देते हुए कहता है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बनाएंगे और बिगड़ाएंगे, पर तुम्हारे पास हमेशा अच्छा बनने का मौका होगा तो उसी को चुनना। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।